हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पारुल मैम के पॉलिटी सेशन में जो एनटीपीसी के लिए 2025 के लिए जो स्पेशल चलाए जा रहे हैं। तो अब हम लोग आज देखेंगे कि जो पारुल मैम के द्वारा जो पढ़ाया गया था पॉलिटी में मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट में मैम ने होली स्पेशल के डे पे पढ़ाया हुआ था। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इस पे नज़र डालते हैं कि हमारे एनटीपीसी के एग्ज़ाम को देखते हुए, एनटीपीसी का देखिए एग्ज़ाम अभी है नहीं, अभी तो हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम कम से कम जाएगा तो मई में जाएगा, अप्रैल में नहीं होने वाला है। जो हम लोगों का पारुल मैम ने फंडामेंटल राइट पढ़ाया हुआ है, फंडामेंटल राइट ऑफ पार्ट 3 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है फंडामेंटल राइट है। किस देश से लिया गया है फंडामेंटल राइट? जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट जो है लिया गया है। और आपको बता दें कि मूल जो संविधान था, जो हमारा पहल जो संविधान था, मूल जो संविधान था, उसमें हमारे पास जो फंडामेंटल राइट थे वो 7 थे। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में अगर इसका बात किया जाए तो वर्तमान में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। जो 6 फंडामेंटल राइट हैं वो कौन कौन से हैं आगे हम लोग देखते हैं। चलिए 12 आर्टिकल 12 में देख लेते हैं। आर्टिकल 12 हमारा क्या कह रहा है? आर्टिकल 12 हमारा कह रहा है कि शब्द को परिभाषित किया गया है, मतलब शब्द को जो फंडामेंटल राइट, जो हमको फंडामेंटल राइट मिला है उसको परिभाषित किया गया है। तो उसको परिभाषित किया गया है, यहाँ पे शब्द को परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद जो आर्टिकल 12 के अनुसार जो है, आर्टिकल 12 के अनुसार कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून बना सकता है, कानून लागू कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है या अध्यादेश। मतलब यहाँ पे देखिए, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति या संस्था का मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो है कानून बना सकता है और कानून लागू कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब राज्य ये कर सकता है, राज्य के पास ही ये पावर है कि वो कानून भी बना सकता है, कानून को इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, और कोई अगर आर्डर जारी करना है, आर्डर देना है तो आर्डर भी दे सकता है। यहाँ तक कि गवर्नर के आदेशानुसार उसे अध्यादेश भी उस राज्य में पारित किया जा सकता है। अध्यादेश जारी करने का मतलब ये होता है कि कोई आपातकाल के मतलब कोई भी इमरजेंसी पीरियड में वहाँ पे अगर कोई शासन तंत्र जो है सही से अगर सुचारू रूप से काम न कर रही हो, तो वहाँ पे चाहे तो अध्यादेश जारी करके वहाँ पे अपना लीगल कानून जो है कुछ सीमित समय के लिए लागू कर सकती है। नेक्स्ट हम लोग अपने बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, भारत की सरकार एवं संसद। तो इसमें देखिए, राज्य के शब्द में देखिए, भारत के सरकार और संसद, राज्यों के सरकारी एवं विधानमंडल, सभी अस्थायी प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी, यहाँ पे सब लोग हैं। और यहाँ पे इतने लोगों का जिक्र है राज्य में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 कहता है कि इसके तहत न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे आर्टिकल 13 में यह कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसी विधि है जो न्यायालय के विधि के अनुसार जो है असंगत है, मतलब मूल अधिकारों के, फंडामेंटल राइट के अनकंफर्टेबल है, मतलब उसका कहा जाए कि फंडामेंटल राइट जो है वह हमारा अगर न्यायालय के विधि के अनुसार अगर नहीं है तो उसे शून्य घोषित कर सकता है। और हमारे न्यायालय के पास यह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। न्यायालय के पास इसकी शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालयों को की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिक जांच करते हैं, या संसद भी जांच कर सकता है इसकी। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि सेफर्ड ऑफ सुरक्षा कवच जो है, या कानून विधि, ला, ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। अर्थात यहाँ पे देखिए, आर्टिकल 30 में कहा गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और शून्य मतलब नल डिक्लेयर घोषित कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और यह अमेरिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से लिया गया है? तो यह भी हमारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब यह जो है अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। भारत का मूल जो अधिकार है, जो मूल संविधान था, उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन जो हमारा मौलिक अधिकार 7 था अपने नागरिकों को प्रदान करता था, किंतु वह 44वें, यानी कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार जो थे को समाप्त कर दिया गया। जो संपत्ति का जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी तो जो था उसको हमारा
समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसमें 6 जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो है समानता का अधिकार, देखिए समानता का अधिकार हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारा समानता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसका जिक्र आता है। और 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला हुआ है, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, शिक्षा का हमें अधिकार है, हमें गरिमापूर्ण जो जीवन है हमें अपना व्यतीत करने का जो अधिकार है, आर्टिकल 1922 तक है। शोषण के विरुद्ध अगर हमारा शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उसका भी हमारे पास अधिकार है कि हम सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 23 से 24 यानी कि 23 और 24 हमें यह अधिकार देता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर शोषण हो रहा है तो। इसके अनुसार अगर धार्मिक कुछ मामलों में धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है जो आर्टिकल 25 से 28 तक है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार हैं जो 29 से 30 तक हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, आप लोगों को पता होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो हृदय और आत्मा कहा था यहाँ पे। और वैधानिक आर्टिकल जो था 300A में इसको जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो संपत्ति का हमारे संविधान में जो अधिकार दिया गया था उसको क्या किया गया कि अब उसको हटा दिया गया। वो आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार का जिक्र था, लेकिन उसको हटा करके 44वें संविधान 1978 के द्वारा हटा दिया गया और अब इसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है जो भाग 12 में और आर्टिकल 300A में है। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि विधि के समक्ष समता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ। यह एक ऐसा कहा जाए कि अनुच्छेद जो 14 है यह हमें अधिकार देता है कि जो राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे देखा जाए तो विधि के समक्ष जो समता, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन जो है वह हमें दे रहा है, यानी कि समता का अधिकार। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्टिकल 14 यह कहता है कि जो भारत के नागरिक हैं, जो भी भारत के नागरिक हैं, अगर मुकेश अंबानी के बेटे का उतना ही अधिकार है भारत में जितना कि एक गरीब के बेटे का अधिकार है, जो एक आम नागरिक के अधिकार हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा किसी की, कोई अगर मंत्री का बेटा है तो उसको ज़्यादा अधिकार मिलेंगे, कोई गरीब का बेटा है या फिर कोई गांव गांव में निवास करने वाले गरीब के बेटे हैं या फिर फुटपाथ पर रहने वाला एक व्यक्ति है उसका कम अधिकार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राइट टू इक्वलिटी है, यानी कि इक्वलिटी मतलब समता का अधिकार है। हर व्यक्ति का समान अधिकार है। उस जितना अधिकार मुकेश अंबानी के बेटे को दिया जाएगा उतना ही अधिकार एक गरीब के बेटे को भी दिया जाएगा। ऐसा हमारा संविधान जो है नियम बनाया गया है हमारे संविधान में। तो आर्टिकल 15 के अनुसार क्या होता है, आर्टिकल 15 जो है भेदभाव का प्रतिषेध है। भेदभाव जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो उसमें प्रतिषेध लगाया गया है आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15(1) में 5 ग्राउंड मतलब 5 इसके आधार हैं आर्टिकल। और इसके भेदभाव अगर आर्टिकल 15 में कहा गया है कि भेदभाव पर प्रतिषेध, यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वह किस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं किस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। तो पहला है वो धर्म है, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर अगर कोई हमसे अगर भेदभाव करता है तो यह जो है दंडनीय अपराध भी है और इसके लिए हम सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ऐसे मामले जो हैं सार्वजनिक स्थानों पर और मंदिर हो या दुकान हो, पार्क हो, सड़क हो, तालाब हो, नदियां हो, अगर ऐसे जगहों पे अगर किसी व्यक्ति के साथ धर्म से संबंधित, जैसे मंदिर में अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति जाता है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज से व्यक्ति अगर कोई जाता है तो उसके अगर धर्म से अगर कोई जोड़कर, उसके जाति से अगर कोई जोड़ करके भेदभाव अगर करेगा तो वो दंडनीय अपराध है। और इस दंडनीय अपराध को हम सीधा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और यहाँ पे आर्टिकल 15 सब क्लास 2 में इसका जो जिक्र है वह सार्वजनिक स्थानों पर और मंदिर, दुकानों, सड़क, ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोगों का आर्टिकल 15(3) सब क्लास 3, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कराए गए हैं जो सकारात्मक भेदभाव की ओर ले जाते हैं। और आर्टिकल 15
सब क्लास 4 में कहा गया है कि रिजर्वेशन की बात किया गया है। रिजर्वेशन इन द सेंस ऑफ ST SC यानी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो भी इसके रिजर्वेशन है वो शैक्षणिक संस्थानों यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दिए गए हैं। आर्टिकल जो है केवल भारतीय नागरिकों को ही फंडामेंटल राइट जो है दिए गए हैं, विदेशी यानी एंग्लो को विदेशियों को नहीं दिया गया है। और ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल 15, 16, 19 और 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 15 जो है रिजर्वेशन आरक्षण यानी कि सुप्रीम कोर्ट और निजी और उच्च शैक्षणिक संस्थान को रिजर्वेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, जो 10% आरक्षण की अभी हाल ही में EWS के लिए आरक्षण जो जिसको पारित किया गया है, शैक्षणिक संस्थानों को जो देने का देने के प्रावधान को लागू किया गया है, तो यह किस संवैधानिक संशोधन के तहत यानी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है और कितना परसेंट आरक्षण देने की बात कही गई है। चलिए हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं इस पे। तो देख लेते हैं कि EWS जो है आर्टिकल 15 सब क्लास 6 में EWS को आरक्षण शैक्षिक संस्थानों में जोड़ने का अधिकार है। और यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन 2019 में यह 103वां संविधान संशोधन था, जिसमें यह कहा गया कि EWS को यानी इकोनॉमिकल EWS जो है कि इसमें कहा जाए कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनमें अगर EWS रिजर्वेशन की बात कही गई है, यह गवर्नमेंट जॉब में दिया जाएगा, तो 10% आरक्षण दिया जाएगा EWS को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने। तो आर्टिकल 15 सब क्लास 1 केवल धर्म, मूल, वंश और जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा किसी भी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो ये हम लोग देख ही चुके हैं। आर्टिकल 15(2) में क्या कहा गया है कि केवल धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए किसी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। यह भी हम लोग देख चुके हैं। दुकानों के लिए दुकान पर, सार्वजनिक भोजनालयों पर, होटलों में और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर कोई भी जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के या फिर किसी जन्म स्थान को लेकर के कोई भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ तक कि कुआं, तालाबों और स्नान घाट, सड़क और सार्वजनिक समागम के स्थलों पर ऐसी राज्य निधि से पोषित या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित होंगे। आर्टिकल 15 सब क्लास 3 में राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 15 को सब क्लास 4 में कहा गया है कि इसके द्वारा राज्य को निम्न के संबंध में विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। फर्स्ट जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए है और अनुसूचित जाति के लिए तथा अनुसूचित जनजाति के लिए यह प्रावधान किए गए हैं। ध्यातव्य है कि शिक्षण संस्थान में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15 में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 15 सब क्लास 5 के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 103वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया हमारे संविधान में EWS को आरक्षण देने का जो है कि अपॉर्चुनिटी दिया गया। इसको जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अवसर की समानता है, इसको भी देख लेते हैं। अवसर की समानता हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 16 में इसका उल्लेख किया गया है कि हमारे भारत में जो लोक नियोजन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि अवसर की समानता दिया गया है। यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं कि आर्टिकल 16 जो है यानी 16 जो है अवसर की समानता है। रोजगार एवं नियुक्ति से संबंधित यह समानता देता है कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स हैं रोजगार और उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और यहाँ पे आर्टिकल 16 क्लास 2 में 7 ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर उनको रोजगार और नियुक्ति में भेदभाव या फिर उनको समान माना जाएगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और उद्भव एवं निवास के आधार पर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। आर्टिकल 16
सब क्लास 1 में कहा गया है, इस विषय में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 सब क्लास 2 में कहा गया है, अस्पृश्यता का अंत। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी का मतलब होता है कि अस्पृश्यता का अंत होगा। यहाँ पे छुआछूत से संबंधित जो छुआछूत से संबंधित जो भी भेदभाव हैं उसको जो है कि उसका प्रोविज़न मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय संविधान में इसका जो है कि उल्लेख है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 17 के आधार पर। यहाँ पे अनुच्छेद 35 जो है संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने और शक्ति प्रदान करने का अधिकार है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हम लोगों का है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत कर दिया गया है मतलब आर्टिकल 18 में कहा गया है कि 18 सब क्लास 1 के अनुसार सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी है, जैसे पहले उपाधियां प्रदान की जाती थी, जैसे समानता के बैलेंस डिसबैलेंस होने का, जैसे राजा है, पहले हमारे गवर्नर जनरल को लॉर्ड साहब कहा जाता था, महात्मा, सरदार, ये सब उपाधियां जो हैं उसको समाप्त कर दिया गया है। उपाधि केवल विद्या और सेना के क्षेत्र में ही दिया जाएगा। अनुच्छेद के आर्टिकल 19 सब क्लास 1 द्वारा प्रदत्त 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं का स्थान सर्वप्रमुख है यथा, और कौन कौन से हैं तो देखते हैं हम लोग। आर्टिकल के सब क्लास 19 को यहाँ पे पहला है कि वाक मतलब बोलने की और अभिव्यक्ति यानी कि कुछ बोलने और एक्सप्रेशन करने की स्वतंत्रता है। मतलब जो हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है, वो आर्टिकल 19(1) के ए में कहा गया है। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। मतलब हम कहीं भी घूम सकते हैं और कहीं भी पीसफुल असेंबली मतलब कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं। और संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। हमारे पास कहीं भी भारत के किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र में हम एक संगठन बना सकते हैं और एसोसिएशन और यूनियंस बना सकते हैं। मतलब संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता है। यह फ्रीडम हमको आर्टिकल 19(3) में मिलता है हमको। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं तो संविधान 19 स्वतंत्रता का अगर अधिकार बात किया जाए तो मूल संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में 7 मौलिक मूल जो है स्वतंत्रता का अधिकार था। वर्तमान में 6 ही मौलिक जो हैं, 6 जो हैं वह हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता, छत पर झंडा फहराने की अधिकार है। अगर हम चाहते हैं कि छत पे अगर झंडा फहराना तो ये भी हमारी आर्टिकल 19 सब क्लास 1 के तहत ही हमको दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता मतलब जो प्रेस है, जो मीडिया को हम मीडिया मानते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता उसको जो मीडिया है, जो भारत के संविधान में मीडिया को जो है वह स्वतंत्र रखा गया है। मतलब वो स्वतंत्र है, कहीं भी कोई भी सवाल पूछ सकती है। मीडिया इज़ द 4th पिलर ऑफ स्टेट। यह भी बात कहा जाता है कि जो भारत की मीडिया है वह 4th स्टेट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चुप रहने का भी अधिकार है यहाँ पे। और वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता है, सूचना का अधिकार है। तो ये सब अधिकार हैं, आर्टिकल 19 में इसका जिक्र किया गया है। और इसके तहत ही और आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं तो यहाँ पे भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति वृद्धि, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता भी है। ये कितने अधिकार ऐसे हैं जो आर्टिकल केवल 19 में ही हैं, जो आप लोगों को देखना है और इसको याद रखना है। दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण दिए गए हैं। देखिए, जब भी कोई भी अगर व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध करने के बाद उस व्यक्ति पर सरकार या किसी भी व्यक्ति के द्वारा FIR कराए जाते हैं। FIR कराने के बाद उस व्यक्ति को पुलिस अपने हिरासत में लेती है। तो दोष जब तक सिद्ध नहीं होते हैं, जब तक वह गिल्टी नहीं होता है, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उसको संरक्षण दिया जाएगा। यह आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 में इसका उल्लेख किया गया है कि कार्योत्तर विधियों के संरक्षण है। तो आर्टिकल 20 के 1 में कहा गया है। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट अपने सब क्लॉज को देखते हैं तो दोहरे दंड से संरक्षण है। मतलब एक चोरी के संदर्भ में कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति है अगर, तो उसको दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। दोहरे दंड का भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है। मतलब 2015 में उसने अगर चोरी की और 2 साल की सज़ा अगर उसको मिल गई है और पुनः 2018 में
चोरी हुई और 3 साल की सज़ा मिली, तो ऐसे में उसको पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो उसको क्या दोहरे दंड की उसी कार्य के लिए, क्या उसी घटना के लिए या फिर उसकी जो भी अनैतिक कार्य हैं उसके लिए उसको दोहरा दंड अगर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अलग-अलग समय के बाद अगर देख करता है तो दिया जाएगा। संविधान आत्म अभिशंसन के संरक्षण हैं, तो यानी सेल्फ इनक्रिमिनेशन की भी प्रोटेक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको भी हमारा आर्टिकल जो है 20 में ही इसका भी उल्लेख है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पे पारुल मैम ने कुछ ऐसा बनाया हुआ है जो अंधा कानून के संबंध में बनाया हुआ है कि कैसे हमारा जो संविधान अंधा कानून किसे कैसे होता है। तो ये बनाया हुआ है डायग्राम, आप लोग इसको रोक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में कहा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 के अनुसार है कि शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत का एक मूल अधिकार घोषित किया गया था। खाना जो है, निःशुल्क खाद्य सामग्री, निःशुल्क चिकित्सा, और यहाँ पे निजता का अधिकार, लव मैरिज, ऐसे तमाम जो हैं अधिकार जो है आर्टिकल 21 में दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। तो यहाँ पे द 68 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 gave the right to education the state of fundamental right under एक्ट आर्टिकल 21A। तो यहाँ पे 21A के अंतर्गत में जो भी शिक्षा का अधिकार दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बंद कराया जाएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। गिरफ्तारी और निरोध से संबंध में संरक्षण है, तो प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन जो है वो आर्टिकल 22 में इसका जिक्र है। गिरफ्तारी के कारण जानने का भी अधिकार है। अगर पुलिस हमें अपनी हिरासत में लेती है या फिर हमें गिरफ्तार करती है तो हमारे पास ये अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि वो हमें अधिकार, किस कारण हम गिरफ्तार हुए हैं या फिर किस कारण से पुलिस हमें गिरफ्तार करती है, इसका कारण जानने का भी हमें अधिकार है। अपनी रुचि के विधि व्यवसायी अधिवक्ता से परामर्श एवं बचाव का भी अधिकार है। यानी कि अधिवक्ता हम अपने वकील के पास जा सकते हैं, कैसे हम अपनी परामर्श ले सकते हैं बचाव के लिए भी उससे, अपनी रुचि के विधि व्यवसायी यानी कि जो हमारे अधिवक्ता होंगे उनसे हम परामर्श भी ले सकते हैं। गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर यानी यात्रा के लिए अगर आवश्यक समय को छोड़ करके निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है। अगर कोई भी एफआईआर हो, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर एफआईआर होता है, अगर उसे 24 घंटे के अंदर अगर थाने पर ले जा करके उसके बाद से मजिस्ट्रेट के सामने अगर नहीं पेश किया जाता है तो इसके लिए भी हमारे पास अधिकार हैं कि उसके लिए भी हमारे पास अधिकार हैं कि अगर वो मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं करता है तो उसका एक अलग ही उसको जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर ये भी दंडनीय होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध न किए जाने का अधिकार है। बलात्श्रम का प्रतिषेध है, यानी प्रोविजन ऑफ फोर्स लेबर। आर्टिकल 23(1) में कहा गया है कि दास प्रथा यानी स्लेवरी, बेगार तथा बलात्श्रम, फोर्स लेबर और मनुष्य का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, बधुआ मजदूरी आदि को यह आर्टिकल 23 में जोड़ा गया है, 23(1) में जोड़ा गया है। तो इसमें संबंधित जितने भी बालकों के लिए इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने और खान अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया गया है। आर्टिकल 14 से कम उम्र आर्टिकल 23 सब क्लास 1 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जाएगा। आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों, घरों और होटलों में नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 23 टू सब क्लास 1 में कहा गया है। और यह जो एज जो डिफाइन किया गया है वो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को जो है कि वो राइट टू एजुकेशन है, लेकिन यहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र को यहाँ पे प्रोविज़न है कि वो उसे कारखाने में नहीं लगाया जाएगा कार्य करने के लिए। अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता है, तो फ्रीडम टू कॉन्शियस जो है कि इसकी अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है वह धर्म से संबंधित है, यहाँ पे देख सकते हैं।
तो अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म, यानी धर्म जो है, जो धर्म स्वीकार करे, प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है, धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं आप किसी का। यह जो है आर्टिकल 25 में कहा गया है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के कार्यों के संबंध में प्रबंधन कर सकता है। यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों को दी गई है। यह व्यक्ति को यह नहीं दिया गया है स्वतंत्रता, यह धार्मिक संप्रदायों को दी गई है। धार्मिक संप्रदाय का मतलब होता है कि हिंदू जो हम लोग धर्म मानते हैं वो संप्रदाय ही है। तो ऐसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है धार्मिक संप्रदाय हैं, इनको दिया गया है। लोगों का समूह हो, एक धर्म हो, एक उद्देश्य हो, एक नाम हो, ऐसे जैसे कि एक आर्टिकल उसी का एग्जाम्पल है कि रामकृष्ण मिशन और आरएसएस जो है, यह जो है धार्मिक संप्रदाय माने गए हैं। चलिए, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, यानी कि फोर्स फ्रीडम टू टैक्सेस फॉर रिलीजियस प्रोमोशन। जो अभी मतलब जो धर्म होगा, वो धार्मिक जो भी चीज़ें होंगी, वह वृद्धि मतलब कर से मुक्त होगा, जो टैक्सेस नहीं देने होंगे, धार्मिक कर नहीं दिए जाएंगे, शुल्क जो फीसेस जो होते हैं वो नहीं दिया जाएगा। जजिया कर पहले लगाया गया था, धर्म पर लगाया गया था, अब वो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं और समाप्त है सब कुछ। शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता है, यानी कि आर्टिकल 28 में कहा गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित के शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है। मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं, किसी भी पोषित शिक्षण संस्था में, मतलब किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होली मतलब पूर्ण रूप से धार्मिक जो है वह शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो अल्पसंख्यक हैं उनके धर्म और भाषा के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 29 के 2 सब क्लास 2 में ये बात कही गई है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा हो, लिपि हो या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 29 से कई बार पूछा भी गया है। फंडामेंटल राइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है धर्म के मामले में। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना जो है ये धर्म नहीं, ये धर्म के मामले में ये आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना जो है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 30 के सब क्लास 1 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया है। 30 के 1 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए आर्टिकल 32 जो है यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। तो जो भी हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा, जो इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो यहाँ पे आर्टिकल 32 के तहत ही आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में रीट जारी कर सकते हैं। हाई कोर्ट में 226 के अनुसार आर्टिकल 226 के अनुसार जो है आप रीट जारी कर सकते हैं यहाँ पर भी। और 5 प्रकार की रीट जारी करने की हमारे पास जो है भारतीय संविधान के अनुसार हमारे पास शक्ति है। तो वह कौन कौन सी शक्ति है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण का यहाँ पे प्रावधान है। तो व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा, यहाँ पे बंदी जिसे भी बंदी बनाया जाएगा उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा। और यहाँ पे परमादेश जो है गिरफ्तार करने वाले अधिकार के विरुद्ध दिया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो दिया गया है। और यहाँ पे ये गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत जारी करने और उसके अधिकार हैं कि उसको तुरंत गिरफ्तार अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब कौन सा है। यहाँ पे परमादेश है। परमादेश क्या कहता है, प्रतिषेध क्या कहता है। परमादेश कहता है कि हम आदेश देते हैं, सार्वजनिक अधिकारी यहाँ पे आदेश प्रोविजन मना कर किया जाएगा उसको। उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा, अधिकार मतलब ब्यूरो वारंट होता है, यहाँ पे पूछा जाएगा, अधिकार है पूछने का। तो यह हमारे 5 प्रकार के रीट हैं जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हैं। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्षेत्राधिकार। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैम ने बताया भी है कि जो प्रोविज़न होता है वो प्रतिषेध में यानी मना करना होता है। किसके विरुद्ध यह काम हो रहा है, किसके विरुद्ध हो रहा है तो मना किया जाता है। क्षेत्राधिकार है जुडिशियल से होता है। और अधिकार परीक्षा मतलब यह आपका क्या प्राधिकार है, मतलब क्या आपका अधिकार है वो पूछा जाता है। यहाँ पे उत्प्रेषण मतलब मंगवा लेना, यानी कि मामला मैटर यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट में मंगवा लिया जाता है उत्प्रेषण में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है हमारा कंप्लीट होता है। तो अब आप लोग यहाँ पे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। अब नेक्स्ट हम लोगों का वीडियो रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए। तो हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व जल्दी ही इसका वीडियो आएगा। तो
चलिए आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।